फाइबर ग्लास एक्चुअली गिलास की ही एक फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ हम चेंजेस लेकर आते हैं गिलास के अंदर और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइबर्स बनाते हैं गिलास के, और इसी को फिर हम एज अ फाइबर ग्लास इस्तेमाल करते हैं। एक गिलास को जब उसके फ्लेक्सिबल थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जी सर एक लड़की को ऐड कर दें। जी, रोल नंबर क्या है? 1920155 1920 155 ओके, कॉल जा रही है, अटेंड हो जाएगा अभी। ओके, सो फाइबर ग्लास को आप कन्वर्ट करते हैं और वो कन्वर्ट होने के बाद तो जब एक आपके पास एक ग्लास को जब हम फ्लेक्सिबल थ्रेड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल थ्रेड्स हैं वही एक्चुअली फाइबर ग्लास है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम मैकेनिकली कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकली हम ग्लास को पहले एक आप ग्लास के लिए वही मटेरियल लेते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, सैंड, ठीक है, वही इंग्रेडिएंट्स हैं। उन इंग्रेडिएंट्स को आप सोडा ऐश वगैरह के साथ मिलाकर हीट करते हैं फर्नेस के अंदर, और इन सब को जब मिक्स करके एक मॉल्टन ग्लास आप तैयार कर लेते हैं, तो उस मॉल्टन ग्लास को आप फिर स्पिनिंग मशीन के ऊपर डालते हैं। ठीक है, इस स्पिनिंग मशीन में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनका जो डायमीटर है वो तकरीबन 16 मिलीमीटर डायमीटर के वो उन छोटे सुराखों से जब ये फाइबर यानी कि पिघला हुआ ग्लास, मॉल्टन ग्लास वहाँ से ट्रांसमिट होता है, उनमें से उन सुराखों में से पास होता है, तो वहाँ से फाइब्राइजिंग यूनिट्स वो धागे बनते हैं। ये धागे बनाने वाला यूनिट होता है जिसमें हम उस गिलास को डालते जाते हैं और नीचे उसके थ्रेड्स छोटे छोटे पतले पतले जो हैं वो धागे बनते हैं ग्लास के। ठीक है, और फिर इस मॉल्टन ग्लास के जो धागे हैं इनको हम फिर बुशिंग टेप्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उनको शेप देते हैं और फिर एक उन सब धागों को मिलाकर एक गुच्छा बनाया जाता है फाइबर्स का। ठीक है, उनको वाइंड अप किया जाता है, उनको वाइंडिंग की जाती है, उनकी हाई स्पीड वाइंडिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए। और वाइंडिंग करने के बाद एक आपके पास जाल सा बनता है फाइबर ग्लास का, जिसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है फाइबर ग्लास बनाने का, इस प्रोसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस एक्चुअली जो वो जो फाइबर निकलता है स्टेपल, उस फाइबर को बनाने के लिए 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस में हम एक मेटल स्पिनर होता है, स्पिनिंग मशीन होती है, हाई स्पीड रोटेट कर रही होती है वो हाई स्पीड पे। आप उस स्पिनिंग मशीन के अंदर इस फाइबर पिघले हुए ग्लास, मॉल्टन ग्लास को डालते हैं, जिसमें से छोटे छोटे सुराख होते हैं, और वहाँ से जो है वो आपका ग्लास का जो फाइबर्स हैं वो वहाँ से एमिट होते हैं, यानी वहाँ से एक जाल नुमा आपका फाइबर्स का एक बुना हुआ जो है वो पूरा गुच्छा टाइप बन जाता है, जिसमें फाइबर ग्लास होता है सारा वो। तो ये ऐसा फाइबर एक जाल बनता है जहाँ से जिसमें से साउंड्स और हीट जो है वो पास नहीं हो सकती हैं, उनके लिए इंसुलेशन का ये काम करता है। सो फाइबर्स जो सारे वहाँ पे आपको जालनुमा बनते हैं वो एक सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से बनाया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस वेब, यानी उस फाइबर ग्लास का जो वेब है उसको बनाने के लिए आप जेट प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा प्रोसेस है रॉड ड्राइंग प्रोसेस। अब जेट प्रोसेस क्या है? जी, जेट प्रोसेस
जेट प्रोसेस में हम इसी धागे को जो है वो आप तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीम और turbulent flow of a gas। ठीक है, आप हाई स्पीड स्ट्रीम्स सर को जी आपकी आवाज टर्बुलेंट खराब कर रही है। गैस को करवाते हैं और उस के पास होने से वो जो मॉडर्न सर जी ग्लास आवाज बहुत होता है खराब है, समझ नहीं आ रही। वो उसके फिलामेंट्स बनते हैं। ठीक है, उसके बनते हैं। अब आ रही है आवाज? अभी भी नहीं आ रही सही? सर अब तो आ रही है, पहले खराब हो रही मैंने डायरेक्शन इसकी चेंज की है, अब ठीक आएगी। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, इसको मैं जेट प्रोजेक्ट एक फाइबर ग्लास फाइबर्स का एक वेब बनाते हैं जिसमें फाइबर्स की जो स्टेपल्स की जो फाइबर स्टेपल्स की जो आपकी विड्थ है वो 200 टू विड्थ के फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, और फिर इनको हम वैक्यूम ड्रम में रिवॉल्विंग वैक्यूम ड्रम में कलेक्ट करके वेब में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है रॉड ड्राइंग प्रोसेस। रॉड ड्राइंग प्रोसेस ये एक मॉडर्न डेवलपमेंट मेथड है जिसमें आप रॉड्स जो आपका मॉल्टन ग्लास है उसको आप रॉड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, रॉड्स 125 ग्लास रॉड्स इसमें राउंड अबाउट जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जी, तो इसमें हम ग्लास की जो है वो रॉड्स लाइक मटेरियल जो है वो आप कलेक्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, डाइंग ऑफ फाइबर ग्लास, ग्लास फाइबर उसके कलर्स भी बनाए जा है। सकते हैं। जी, सर 157 को ऐड कर दें। ओके, हाँ जी। सो उसके बाद फिर आता है डाइंग, यानी उस आपको जो आप फाइबर ग्लास बनता है उसकी हम उसकी स्ट्रेंथ के लिए उसको डाई करते हैं, उसमें कलर्स ऐड करते हैं डिफरेंट कलर्स के फाइबर ग्लास बनाने के लिए। फाइबर ग्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये जो फाइबर ग्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं, यही प्रॉपर्टीज़ फाइबर ग्लास को नॉर्मल ग्लास से सेपरेट करती हैं। यानी ग्लास और फाइबर ग्लास में अगर आपसे फ़र्क बयान करना हो तो इसी प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आप फ़र्क बयान कर सकते हैं। कंपोजिशन दोनों की सेम है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स दोनों के सेम हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, कलर से इस्तेमाल करते हैं और सिलिका सैंड पोटैश एलम वगैरह यूज़ करते हैं और वही ग्लास बनता है। लेकिन आप अगर मोल्टन ग्लास को एनीलिंग प्रोसेस के ज़रिए शेप देते हैं
तो वो आपका नॉर्मल ग्लास बनता है जो आप घर में यूज़ करते हैं। आम ग्लास विंडो बनाने, ग्लास विंडो होगी, या आपके जो ग्लास के मग हैं, पानी पीने वाले ग्लास हो गए, शीशे के जो ग्लास होते हैं, वो नॉर्मल ग्लास है जब उसको एनीलिंग प्रोसेस के ज़रिए हम ठंडा करते हैं, ठीक है। जबकि फाइबर ग्लास बनाने के लिए आप जो उसके मॉल्टन ग्लास है उसको फाइबर्स, उसके छोटे छोटे धागों में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बाय मैकेनिकल प्रोसेस। तो वो जो आपके धागों का एक जाल बनता है, वेब बनता है, उस वेब को, उसकी वेब की जो स्ट्रेंथ है वो उस नॉर्मल ग्लास से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये हाई रेजिस्टेंस दे सकता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल्स इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग मिनरल्स हैं या फॉस्फोरिक एसिड्स हैं वो इसमें मे भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन से फाइबर ग्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके अलावा इसकी इलास्टिसिटी, फाइबर ग्लास की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नॉर्मल ग्लास की इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। आप नॉर्मल ग्लास को जब नॉर्मल ग्लास के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रिटल, यानी कि ब्रिटलनेस नेचर की वजह से वो टूट जाता है, जबकि फाइबर ग्लास इतनी आसानी से टूटता नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक्सीलेंट रेजिस्टेंस ऑफ हीट, हीट या साउंड वेव्स को ये पास नहीं होने देता, ठीक है। इसलिए इसको डोर फर्नीचर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम इंसुलेटर्स, थर्मल इंसुलेटर्स के तौर पे भी इस ग्लास फाइबर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थर्मल इंसुलेटर के तौर पे ये काम कर सकता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो एल्यूमिनियम की तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है, ग्लास फाइबर की, ठीक है। ये हैवी फाइबर्स होते हैं। गुड ट्रांसपेरेंसी, आर पार इनमें से आसानी से नज़र आ सकता है, ठीक है। मॉइस्चर एब्जॉर्बेंसी नेचर है इसकी, कम होती है, निग्लिजिबल। श्रिंकिंग या स्वेलिंग करना ये बिल्कुल भी शो नहीं करते ऐसा प्रोसेस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ऐसे तो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस करते हैं जी इफेक्ट ऑफ हीट पर, लेकिन इनकी जो रेजिस्टेंस है उसकी भी हद है। और वो हद क्या है कि अगर 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाए तो इन फाइबर्स की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज रहती है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अब तो इस टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ाने पर इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लग जाती है, ठीक है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी कम होने लग जाती है, और अराउंड अबाउट 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50% इनकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से जो है एलिमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और राउंड अबाउट 538 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25% रिमेन्स रह जाती है उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर इनकी स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद एप्लीकेशंस क्या हैं वाशअप कंस्ट्रक्शंस के लिए। जो आप घरों के अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्किंग करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए आप इस फाइबर ग्लास को इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर फर्नीचर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टिलिंग कॉलम के तौर पे, रीइंफोर्समेंट पॉलीमेरिक रेजन्स बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर ग्लास की हवाले से ही मैं आपको यहाँ पे एक आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इसी हवाले से। During World War II by the British for use in radomes. Today, fiberglass is used in a wide variety of products. फाइबर ग्लास को हम मॉडर्न मटेरियल्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये आपके जो गाड़ियों के, कार्स के जो इनका बॉडी होता है उनकी बॉडी बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइबर ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है इसकी स्ट्रेंथ की वजह से, इसकी हाई स्ट्रेंथ होती है। शिपिंग मटेरियल बनाने के लिए, आप घरों के जो छत हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चेयर्स वगैरह इनसे बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हैं आप इसके डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे फाइबर ग्लास के ये यूजेस हैं सारे।
इसके लिए मटेरियल वही है जो आपने सिलिका यूज़ किया, सैंड, सिलिका और कलेट्स, उनको आप हाई टेम्परेचर पे जब आप मेल्ट करते हैं तो ये मेल्टेड गिलास को थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, धागों के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फाइबर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए ये मशीन है जिनमें आप ये फाइबर्स के, इसको गिलास के जो फाइबर्स हैं उनमें उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप इसके फाइबर्स बनाते हैं और ये फाइबर्स का वेब यानी जाल बनाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये फाइबर का एक गिलास, फाइबर गिलास का एक वेब है, ठीक है, जाल नुमा, यानी इसको बुना जाता है, जाल के अंदर बुना जाता है। सर जी सर मुर्गा बोल रहा है। आपको बुला रहा है। हाँ जी, ये आपके हैं फाइबर ग्लास के वेबिंग, इसकी वेबिंग करना, इसकी जाल में बुनना इसको। ठीक है, ये सारा फैक्ट्री के अंदर ये प्रोसेस करवाया जाता है फाइबर ग्लास। ये सारी इसकी वेबिंग का प्रोसेस है, इसको किस तरीके से आप फाइबर ग्लास को प्रिपेयर करते हैं और इसकी जो है वो ये हाई स्ट्रेंथ की वजह से डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट फाइबर ग्लास के बाद आपके पास आ रहा है जी थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स क्या है? थिन फिल्म्स बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है। एक्चुअली जब हम किसी भी मटेरियल को किसी भी सब्सटेंस पर डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, तो इसी डिपॉजिट करवाने का जो प्रोसेस है, हाँ जी, तो इसी डिपॉजिट करवाने का प्रोसेस है, इसको हम थिन फिल्म कोटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। यानी जैसे आप एक बहुत ही पुरानी आपके पास थिन फिल्म का प्रोसेस चल रहा है जी, गोल्ड लीफ थिन फिल्म करना, यानी कि हम गोल्ड को सोने को उसकी बीटिंग करते हैं, बीट करके उसको आप 0.1 माइक्रोमीटर की बीटिंग करने के बाद एक छोटी सी उसकी लेयर बनाते हैं, ठीक है। इस 0.1 थिकनेस की लेयर बनती है और इस लेयर को आप डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए या किसी भी मेटल के ऊपर इसको डिपॉजिट करवाते हैं, तो ये थिन फिल्म डिपॉजिटिंग कहलाएगा, ठीक है। गोल्ड की डिपॉजिटिंग करवाना, सिलिकॉन की डिपॉजिटिंग करवाना, किसी भी मेटल की आप डिपॉजिट करवाते हैं जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, तो ये थिन फिल्म कोटिंग कहलाता है, ठीक है, थिन फिल्म ऊपर कोट करना। तो इस थिन फिल्म की जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके यूजेस हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए, प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए, कंडक्ट इसके लिए, रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके तौर पे आप इस थिन फिल्म को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस पर्पस को एम्प्लॉय करवाते हैं। थिन फिल्म की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए और जिस ऑब्जेक्ट पे आप इसको एडहेयर करना चाहते हैं उस पे ये बहुत अच्छी तरीके से चिपटना चाहिए, ठीक है, एडहेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी उसको ज़रब लगे तो वो उतर जाए, ठीक है, वो थिन फिल्म इस तरह की हो कि वो उतरे नहीं, ठीक है, आसानी से उतरे नहीं। थर्मली स्टेबल होनी चाहिए थिन फिल्म, हाई टेम्परेचर बेयर कर सके, ठीक है, केमिकली स्टेबल होनी चाहिए और लो डेंसिटी होनी चाहिए उसकी। और सर जी, ये थिन फिल्म्स जो हैं ये डायरेक्टली मेटल्स की बनती हैं या फिर इनको जो है वो इनकी कोटिंग की जाती है? कोटिंग की जाती है। हम इस कोटिंग को हम करवाते हैं किस तरीके से? तीन हमारे पास पर्पसेस हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन करवाना। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिपोजिशन कैसे होती है आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ। सर वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स दो लगा के और वो हाँ उनके जी, हाँ जी, वही वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। कैथोड और एनोड के अंदर बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही, जैसा। ऐसे ही है, बिल्कुल वही। ये देख सकते हैं आपके एक अगर हमने कॉपर की प्लेटिंग करवानी है किसी भी सब्सटेंस पर, किसी भी सबस्ट्रेट पर, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से कॉपर की प्लेटिंग करवाना चाहते हैं। So let's look at copper plating as an example. We want a copper plate. तो आप इसका एक कॉपर का ही सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, और हमने एक इलेक्ट्रोड, ब्रास का इलेक्ट्रोड लिया है, दूसरा कैथोड हमने कॉपर एनोड लिया है
और ब्रास का हमने कैथोड लिया, यानी इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, और हमने कॉपर बेस्ड सॉल्यूशन लिया, यानी ये कॉपर सल्फेट हम सॉल्यूशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कॉपर 2+ आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, तो कैथोड की तरफ कैटायंस हैं कैथोड की तरफ हैं, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके न्यूट्रल बन जाते हैं, ठीक है। और इसी जैसे आप इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे और ये बन जाएंगे न्यूट्रल, इस तरीके से। जबकि सल्फेट आयन वहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। इस तरीके से आप किसी भी मेटल को डिपॉजिट करवा सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है। हमने ब्रास के ऊपर कॉपर की कोटिंग कर ली है, तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप किसी भी मेटल को किसी भी सब्सटेंस पर कोटिंग करवाते हैं, ठीक है। बस उसको आपने एज अ इलेक्ट्रोड यानी एज अ कैथोड उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अप्लाई करवाना है, बैटरी के साथ कनेक्ट करना है, और वो आपकी वहाँ पे मेटल जो है वो कोटिंग की जा सकेगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास प्रोसेस है दूसरा जो है, ये है स्पुटरिंग प्रोसेस, ठीक है जी। ये नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस है स्पुटरिंग प्रोसेस। स्पुटरिंग प्रोसेस क्या है, इसको भी हम इसी वीडियो से एक समझते हैं। Oakhurst, and this is our in-depth video about sputter deposition of thin film materials such as metals and we use vacuum systems to deposit thin layers. जी किसी भी मटेरियल के ऊपर जब आप एक सब्सटेंस की डिपोजिशन करवाते हैं थ्रू द स्पुटरिंग प्रोसेस, तो वो कैसी होगी, अब उसको हमने यहाँ पे समझना है। Such as metals and insulators onto our substrates. The thicknesses of these vacuum deposited layers are very thin, on the order of 5 nanometers to 250 nanometers. The three most common thin film vacuum deposition techniques are thermal evaporation, electron beam evaporation, and sputtering. And in this video, I will introduce you to the process of sputter deposition. Sputter deposition is usually simply called sputtering. Sputtering is an entirely different process compared to the other types of thin film deposition we cover in these videos, which all use evaporation. In प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि आपके पास एक चैम्बर के अंदर हम कोई भी गैस, नोबल गैस हम यूज़ करते हैं यहाँ पे यूजुअली आर्गॉन गैस। तो आर्गॉन गैस के जो एटम्स हैं उनको हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इन गैसियस आयंस को एज अ प्लाज्मा यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे उस सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। अब ये करता क्या है, आर्गॉन गैस के जो आयंस हैं, ये मॉलिक्यूल्स, ये आयंस इस हमारी सरफेस के ऊपर जो हमारी टारगेट मटेरियल है, यानी जिस की हमने कोटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हमारे पास ये गोल्ड की एक लेयर मौजूद है और हमने इस गोल्ड की लेयर को अपने इस सबस्ट्रेट पर, ऊपर जो सबस्ट्रेट दिया गया है उस पे डिपॉजिट करवाना है। तो हमने डिपॉजिट करवाने के लिए आर्गॉन के एटम्स को एम्प्लॉय किया। वो आर्गॉन के एटम्स इसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे और उस गोल्ड के एटम्स को इसके ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है, आप देखेंगे। Instead, sputtering uses energized atoms that hit the source, which are the blue atoms. The source material is in the form of a flat plate, which we call a target. ये आपका सोर्स मटेरियल है। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड की डिपॉजिटिंग थिन लेयर बनानी है तो ये गोल्ड का टारगेट होगा। Those energetic atoms hit the target and propel source material atoms off of the target and into the vacuum system. These are the yellow atoms. Some of these source atoms hit the target up here and become the thin film. The energetic atoms used in sputter deposition are created in a plasma. You've probably heard of those three common states of matter: liquid, solid, and gas.
Well, plasma is a fourth state of matter, but don't let that scare you. We use plasmas in our everyday lives. One common use of plasma is in fluorescent lights. The plasma in a light bulb is used to generate light. Energetic argon atoms that hit the target and remove source material from that target. Sputtering is performed in a vacuum system, and so after we load the target and we load our substrate, we evacuate the chamber using vacuum pumps to about 5 × 10⁻⁶ torr. वैक्यूम कंटेनर यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ से एयर को रिमूव करवा लेते हैं. Then we leak a small amount of argon gas into that vacuum chamber. आर्गन गैस एंटर करवा दी. Argon will be the gas that forms the plasma, and argon is used because it's inert, it's not reactive, and will not result in unwanted chemical reactions during our process. When the argon gas is in the chamber, we apply a high negative electrical voltage to the target. This high voltage is strong enough to strip an electron from the argon atoms close to the target. That means that the argon atoms are now ionized, and each argon atom has a positive charge. These positive argon atoms are attracted to that negatively charged target, and they have enough speed to physically knock off individual atoms of the target material. This is the sputtering process. These sputtered atoms fly off in all directions, including toward the substrate that we want to coat. And this process continues until the substrate is coated with the desired thickness of material. Then we turn the voltage off on the target, and the sputtering stops. Sputtering. ठीक है जी, तो इस तरीके से आप स्पटरिंग का प्रोसेस करवाते हैं. यानी जिस भी मटेरियल को आपने डिपॉजिट करवाना होता है उसको आप एज अ सबस्ट्रेट कह सकते हैं. ठीक है, और सोर्स वो होगा जो जिसकी आपने डिपोजिशन करवानी है. फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड की करवानी है, एल्यूमिनियम की करवानी है या सिलिकॉन की करवानी है, तो वो आपका सोर्स मटेरियल होगा. और आर्गन गैस को जब आप आयनाइज करवाते हैं तो उसके आइंस आपके इस सोर्स मटेरियल पर जाके स्ट्राइक करते हैं और वहाँ से उस सोर्स मटेरियल के एटम्स को वहाँ से एमिट करवाते हैं. गोल्ड के एटम्स को वहाँ से एमिट करवाएंगे, और जब वहाँ से स्ट्राइकिंग की वजह से ये गोल्ड के एटम्स, हमारे सोर्स मटेरियल के एटम्स बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को स्पुटरिंग का नाम देते हैं. और यही स्पुटर्ड एटम्स, हमारे गोल्ड के एटम्स, एल्यूमिनियम के एटम्स, या जो भी हमारा सोर्स होगा उसके जो एटम्स होंगे, वो हमारे सबस्ट्रेट पर जाकर जब लेयर बनाते हैं तो हमें इस प्रोसेस को हम थिन लेयर कोटिंग का नाम देते हैं. ठीक है जी, तो नंबर 3 जी. आर्गन के मॉलिक्यूल्स जाके उसके ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये कंडक्शन करेंगे, मतलब एनर्जी की ट्रांसमिशन करेंगे, उनकी एनर्जी हाई करेंगे ताकि वो दूसरे प्लेट पे चिपक जाए. हमारे पास जो हमारी आर्गन गैस है वो हमारे सोर्स पर जाकर टकराती है. अब ये क्या होता है कि हमारे आर्गन गैस तो वैसे हमारे पास है ना, न्यूट्रल है. अब इसको पहले आयोनाइज किया जाता है, यानी इसको किया ताकि आर्गन के आइंस बन जाएं, पॉजिटिव आइंस. और जब आर्गन के पॉजिटिव आइंस बनते हैं प्लस चार्ज वाले, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट की तरफ मूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो हमारे आर्गन के आइंस हैं ये बड़ी स्पीड के साथ हमारी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, सोर्स प्लेट के साथ जाके स्ट्राइक करते हैं, और उसके स्ट्राइक करने पर वहाँ से एटम्स को, सोर्स के एटम्स को बाहर निकालते हैं. गोल्ड के एटम या एल्यूमिनियम या टाइटेनियम के जो भी हमने सोर्स यूज़ किया है उसके एटम्स वहाँ से बाहर निकलेंगे. अब वो भी प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाएंगे वो एटम्स, और आहिस्ता आहिस्ता वो एटम्स हमारे जब सबस्ट्रेट, ऊपर वाला जो हमारा सबस्ट्रेट था उसके साथ जाके स्ट्राइक करते हैं इस तरीके से. इस पे जब आप ये एटम्स यहाँ से निकले, और वही एटम्स जब इस हमारे सबस्ट्रेट मटेरियल पे जाके टकराएंगे तो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, यानी आर्गन का सिर्फ इतना सा काम है कि उसने यहाँ से एटम, सोर्स के एटम्स को बाहर निकालना है,
और वो सर यही मैं अपनी, कह रही हूँ कि आर्गॉन के एटम जब सोर्स से आके टकराएंगे तो क्या वो हाँ जी, उनकी एनर्जी को हाई करते हैं, मतलब उनके अंदर कंडक्शन प्रोसेस होता है कि वो अपनी एनर्जी जो है स्ट्राइक के दौरान उनको देते हैं नहीं दूसरे नहीं नहीं मॉलिक्यूल नहीं, ये जस्ट इस तरह है। आर्गॉन के आयनाइज्ड एटम्स जाके जब स्ट्राइक करते हैं, ये रेड वाले देखिए, तो हाई स्पीड की वजह से, हाई स्पीड कोलिजन की वजह से वो एटम बाहर आ जाता है। ठीक है, कंडक्शन नहीं होती है, हाई स्पीड एटम्स की वजह से ये बाहर आ जाते हैं। These positive ये ये हाई स्पीड के साथ जाके टकराते हैं, argon वहां atoms से एटम, दूसरे येलो वाले एटम बाहर आ जाते हैं सोर्स मटेरियल के। यस सर। सो ये टकराने की वजह वही कंडक्शन है कि हमने वहाँ इसको नेगेटिवली चार्ज प्लेट कर लिया, तभी वो पॉजिटिव आर्गॉन आइंस जाके इसके साथ टकराए हैं। तो इस प्रोसेस को स्पुटरिंग का नाम देते हैं, और इस तरीके से हमारे एटम्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। ओके, इसके बाद नंबर थर्ड फोटोपॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, जिसमें हम, ये थर्ड प्रोसेस है जिसमें हम थिन लेयर्स को डिपॉजिट करवाते हैं। यहाँ पॉलीमर्स फिल्म्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाने के लिए हम ये प्रोसेस फोटोपॉलीमराइजेशन करवाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वैक्यूम सिस्टम हमें चाहिए, हमें गैसियस मोनोमर्स इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। गैसियस, जिस गैस को आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, गैस मटेरियल को, उसको आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, और यूवी सोर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारा जो भी गैसियस मैटर होता है उसकी आप केमिकल या केमी एब्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन, इसके ज़रिए उस सरफेस पर एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, और उस गैस मटेरियल की जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर उसको यूवी लाइट के ज़रिए उसको, उसके सामने यूवी लाइट्स रखी जाती हैं, यानी यूवी लाइट रेडिएशंस उसके ऊपर फॉल करवाई जाती हैं, जो कि उस लेयर, केमिजॉर्प्शन लेयर के ऊपर जो है फ्री रेडिकल्स क्रिएट कर देंगी। और यूवी लाइट रेज जब फ्री रेडिकल्स क्रिएट करती हैं, तो यही फ्री रेडिकल्स सब मिलकर फिर वहाँ पे पॉलीमर्स बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉलीमर्स की एक लेयर जो है उस सब्सटेंस पर, उस सरफेस पर थिन लेयर बनाते हैं एक पॉलीमर्स की। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए आप यूवी लाइट रेज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको भी हम वैक्यूम सिस्टम में ही करवाते हैं, ताकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट ना करें, ताकि इम्प्योरिटी, क्योंकि हमारी जो थिन लेयर है उसमें उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम होती है। अगर वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ भी लग जाएंगी तो हमारी जो थिन लेयर है वो फिर थिन नहीं रहेगी। तो इसके लिए फिर हमें थिन लेयर के लिए वैक्यूम सिस्टम पहले बनाना पड़ता है। यूजेस क्या हैं? डेकोरेटिव पर्पजेज़ के लिए भी इसको करते हैं, प्रोटेक्टिव पर्पजेज़ के लिए लाइक रस्टिंग से बचाना, या उसको उसकी कंडक्टिविटी को इनहेंस करना। ठीक है, लाइक जैसे अब लेंस के ऊपर ऑप्टिकल कोटिंग की जाती है ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट की अमाउंट को मिनिमाइज किया जा सके। जिस तरह मेटल सरफेसेस पर हम कोटिंग करते हैं उनकी हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए डायमंड थिन फिल्म, ये एक कॉमन जो है कॉमनली मेटल्स की जो हार्डनेस है उनको इंक्रीज करने के लिए हम डायमंड कोटिंग करते हैं। ठीक है, टूल्स पर। इसके अलावा मैग्नेट वायरिंग कवरिंग करना, स्टेपल फाइबर्स, ये जो आपकी घर में केबल की वायर है, उस केबल की वायर के आसपास जो आप एक कोटिंग करते हैं, वो भी आपकी यही थिन लेयर कोटिंग होती है। इसी तरह से हम जिप्सम प्लास्टर बोर्ड्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम थिन फिल्म कोटिंग करते हैं। फाइबर ग्लास में भी है इसकी, कार्स के जो पैनल्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसी फाइबर ग्लास की यानी कि कोटिंग की जाती है। तो ये सारी थिन लेयर्स हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स हैं, उनमें भी आप इसी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स बनाने में भी यही आप इस्तेमाल करते हैं थिन लेयर्स का। ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपके पास
ओके, इसके बाद आपका ये टॉपिक है 6.8 कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये वही वाला आपने करना है जो मैंने आपको पहले भी करवाया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, 3rd ईयर में। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स आपने एफएससी में पढ़े हैं फिजिक्स वाले, वही यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उसी टॉपिक को आप यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीएन जंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस क्या है पीएन जंक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है लिक्विड क्रिस्टल्स। ये भी आपने एफएससी में कवर किया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिक्विड क्रिस्टल्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लिक्विड और सॉलिड में एक क्लियर कट फ़र्क हमें पता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं वही मौजूद हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं और उनको मेल्ट करते हैं तो उनकी मेल्टिंग में एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं होते हैं, बल्कि एक गाढ़ा टर्बिड टाइप का एक हमें मिक्सचर मिलता है उनका। तो उस उन कंपाउंड्स के अगर उस मिक्सचर को एनालाइज किया जाए, उस टर्बिड मिक्सचर को एनालाइज किया जाए, तो उसमें हमें रॉड लाइक्स मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट नज़र आती है। तो वो जो रॉड लाइक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो ना तो पूरी तरह सॉलिड के कैटेगरी में आ रही हैं और ना ही वो अरेंजमेंट्स हमारी लिक्विड की कैटेगरी में आ रही हैं। तो यानी कि वो दोनों की दरमियान की फेज़ है, एक मिल्की फेज़ होती है दोनों के दरमियान की फेज़। तो उस स्टेट को हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो ये कुछ ही कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास कॉमन एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, जिसको आप मिल्क की टर्बिड लिक्विड बनाते हैं इसका। इसके अलावा आप जो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी यूजेस क्या क्या हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के, वो हम डिस्कस करेंगे। लिक्विड क्रिस्टल्स, इसमें फर्स्ट टाइप आपके पास जो आ रही है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की, इसमें थर्मोप्लास्टिक लिक्विड क्रिस्टल है। थर्मोप्लास्टिक लिक्विड क्रिस्टल, इसमें जो आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रॉड लाइक शेप्स देते हैं। ठीक है, उनकी जो रॉड लाइक शेप्स होती हैं और इनके ये अपने पैरेलल एक्सिस के अराउंड रोटेट भी करते हैं। आपको मैं इसकी शेप्स दिखाता हूँ। ये जी, दो तरह के आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स ये आप आ रहे हैं, निमेटिक और सिमेक्टिक। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास थिन लेयर्स इसकी बन रही हैं, रॉड लाइक थिन लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनकी होती है। और सिमेक्टिक में जो थिन लेयर्स हैं उनके दरमियान आप एक पैरेलल लेयर्स के भी एक्सेस देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें। 3 तरह के आपके पास लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, निमेक्टिक, सिमेक्टिक और कोलेस्ट्रिक। निमेटिक वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट्स हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स, रॉड लाइक मॉलिक्यूल जो हैं वो सारे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई आपके पास जो एक्स एक्सिस के अराउंड लेयर्स हैं वो नहीं बनती हैं। आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाली कोई लेयर नहीं है, सारी जो लेयर्स हैं वो वाई एक्सिस वाली लेयर्स हैं। ठीक है, और उन लेयर्स में भी कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, सारी लेयर्स बनी हुई हैं, पैरेलल लेयर्स हैं और उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है। जबकि सिमेट्रिक में अगर देखें तो सिमेट्रिक में पैरेलल लेयर्स भी हैं और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर भी वो लेयर्स बन रही हैं। ठीक है, आप इस लेयर को देख सकते हैं, देखिए ये सारी लेयर्स हैं। ठीक है, एक वाई एक्सिस वाली लेयर है और इस लेयर में तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स वो अरेंज हुए हुए हैं। ठीक है, एक 90 डिग्री वाली लेयर जिसमें ये सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज हुए हुए हैं। जबकि कोलेस्ट्रिक में देखें तो हमें ये जो लेयर्स हैं ये 90 डिग्री वाली नहीं मिलती हैं, बल्कि सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अटैच हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके की ये लेयर्स होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इस तरीके से लेयर्स बनी होती हैं, परपेंडिकुलर लेयर्स हैं। पैरेलल लेयर्स कोलेस्ट्रिक में नहीं होती। तो ये 3 तरह के आपके पास
निमेटिक, सिमेट्रिक और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई है, बेंजोइल कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट जो है, बेंजोएट जो है, ये आपकी लिक्विड क्रिस्टल्स बनाने वाला एक कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके यूजेस क्या क्या है लिक्विड क्रिस्टल्स के, वो हम देखते हैं। में आपके पास तीनों फॉर्म्स हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की, दैट इज निमेटिक, हाँ जी। नंबर 1 यूज़, पहला यूज़ इसका हम एज अ थर्मामीटर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल्स जब इनको डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन, यानी टेम्परेचर वेरिएशन दी जाती है, तो लिक्विड क्रिस्टल जो है ये अपने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स दिखाते हैं। इनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स चेंज होती है और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होने पर ये कलर्स शो करते हैं। जैसे आप इसको थर्मामीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास किसी पेशेंट का आपने टेम्परेचर नोट करना है, तो लिक्विड क्रिस्टल्स आप उसमें लेयर में मौजूद होते हैं और वो जो कलर है लिक्विड क्रिस्टल का वो चेंज होता है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर चेंज जो है प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से इस ये यहाँ पे होता क्या है कि टेम्परेचर चेंज होने पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होती हैं, जिसकी वजह से आपको एक लिक्विड क्रिस्टल की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होने पर आपको कलर नज़र आता है। ठीक है, तो इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। ये देख सकते हैं आप, अगर आपके पास कोई इन्फेक्टेड हैंड है, ठीक है, तो उस इन्फेक्टेड जगह पर जो टेम्परेचर है वो दूसरी बॉडी पार्ट्स की निस्बत ज़्यादा होगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्टेड हैंड जो है वो आपका वहाँ पे कलर चेंज का प्रोसेस दिखा सकता है। अगर आप इसके इस हाथ पर या इस जगह पर, इस बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं लिक्विड क्रिस्टल को, और वो लिक्विड क्रिस्टल जिस जगह पे जाकर आपको कलर चेंज का फिनोमेना देगा, उस जगह पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लिक्विड क्रिस्टल्स को एम्प्लॉय करवाते हैं, जिसमें वो कलर चेंज का फिनोमेना देते हैं, और इसी कलर चेंज के फिनोमेना से हम मालूम कर सकते हैं कि किस जगह पर हमारा ट्यूमर, हमारा कैंसर या कोई भी हमारा जो इन्फेक्टेड एरिया है वो कौन सी जगह होगी। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स की चेंज होने पर, डिफरेंट टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से आपके पास मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट उनकी चेंज होती है, जिसकी वजह से आपको ये कलर चेंज का फिनोमेना नज़र आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड्स के अंदर भी आप देख सकते हैं, अगर किसी जगह पे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड जो है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप जानना चाहते हैं कि किस जगह पे ये प्रॉब्लम आई है, तो आप उसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल इंजेक्ट करवाएंगे, और लिक्विड क्रिस्टल उस जगह पे जाकर, क्योंकि वो जो हिस्सा होगा वो टेम्परेचर वेरी होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वो आपको वहाँ पे कलर चेंज का फिनोमेना दिखाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे फिनोमेना वही है कि टेम्परेचर चेंज होने से लिक्विड क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है, और अरेंजमेंट चेंज होने से उनका कलर सामने आता है। ठीक है, इसके अलावा आप एलसीडी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके एलसीडी मोबाइल स्क्रीन्स हो गए, आपकी डिजिटल वॉचेस हो गए, इसके अलावा आपके कैलकुलेटर्स हो गए, तो इन सब में यही लिक्विड क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, अब एलसीडी का फिनोमेना हम समझते हैं कि एलसीडी जो कि एब्रीविएशन ही शो है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। ठीक है, तो इसका किस तरीके से ये काम करता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि एलसीडी जो है ये एक थाउजेंड्स ऑफ द पिक्सल का एक वेब होता है, जिसमें बहुत सारे पिक्सल्स मौजूद होते हैं, और हर पिक्सल के अंदर एक कलर मौजूद होता है, एक लिक्विड क्रिस्टल मौजूद होता है। ठीक है, और जब इसका टेम्परेचर वेरी करता है, तो ये कलर चेंज का फिनोमेना दिखाता है, अपनी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज करेगा। ठीक है, ये लिक्विड क्रिस्टल अपनी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज करते हैं, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पर कलर्स नज़र आते हैं। अब यहाँ पे इसको हम जब एलसीडी इसका फिनोमेना समझते हैं कि हमें इमेज कैसे नज़र आती है। जब एलसीडी को हम ऑन करते हैं,
तो इसके ऑन करने से आपके यहाँ पे प्रेशर और प्रेशर चेंजेस आती हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करवाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और वही रेज हमारी इस लिक्विड क्रिस्टल की तरफ मूव करती हैं। और यहाँ पे जो स्क्रीन के अंदर हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, उनकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इनके पास होने से चेंज होती है। यानी जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हमारी इस लिक्विड क्रिस्टल में से पास करती हैं, तो लिक्विड क्रिस्टल के में से पास होने के बाद ये इन लिक्विड क्रिस्टल्स की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होती है, और यही मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से आपको कलर नज़र आते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जहाँ जहाँ जिस जगह से ये पास होगी, उस जगह पे आपको कलर चेंज का फिनोमेना नज़र आएगा और आपको स्क्रीन पर एक इमेज नज़र आती है। ठीक है, सो ये सारा फिनोमेना जो है आपका लिक्विड क्रिस्टल्स का फिनोमेना है। ठीक है, इसके अलावा हम स्पेसिफिक कैसे होता है कि ये वाला जो लिक्विड क्रिस्टल है उसमें ये वाला कलर शो करना है, ये स्पेसिफिक होता है? स्पेसिफिक होते हैं। हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जो अपने कलर्स की वजह से स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि डिफरेंट कलर्स हैं। हर लिक्विड क्रिस्टल का अपना अपना एक कलर होता है। ठीक है, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट की बात करें तो ये वाइट कलर का मिल्की जितने भी कलर्स हैं वो उन सब के लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो एलसीडी में होते हैं। हाँ जी, वो एक एलसीडी उसके अंदर डिफरेंट लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद हैं। सिर्फ एक लिक्विड क्रिस्टल नहीं होगा, बहुत सारे लिक्विड क्रिस्टल्स के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और जब वो पास होती है इलेक्ट्रिसिटी तो सारे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज होती है। तो हर लिक्विड क्रिस्टल अपनी अरेंजमेंट के हवाले से अपना कलर शो करता है। तो वो जो अपना कलर शो करता है तो वो उसकी कलर्स की प्रॉपर्टीज आपको सामने नजर आती हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा इसको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन पर भी आप यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस मॉनिटर के अंदर भी यही लिक्विड क्रिस्टल्स हैं जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ सकते हैं। सो ये थे आपके लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, इसकी लिक्विड क्रिस्टल्स की हमारे पास क्या क्या यूजेस हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये एलसीडी के अंदर यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और यही एलसीडी जब ये यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन पर एक इमेज नज़र आता है। ठीक है जी। इनके यूजेस हैं साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, आप कैलकुलेटर्स के अंदर, टाइम पीसीस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल वॉचेस में, मेडिसिन्स में, और डिफरेंट पर्पसेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ तक आज का लेक्चर हम डन करते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप।